उप मुख्यमंत्री ये बात कहता है कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, तो उसके मुंह पर थूक देना चाहिए इंसान को, जिसके सामने वो ये बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई जननेता नहीं है। मुख्यमंत्री एक संघ का रसोइया था। उस संघ के रसोइये को उठाकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब हरियाणा के किसानों को पीपली में पिटाया जा रहा था, तो ये राष्ट्रवादी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, जिसको आप खिलाड़ी बता कर पेश कर रहे हो, इस आदमी का मुंह तक 2 शब्द नहीं निकले निंदा करने के लिए। तो पुलिस फोर्स है ना, उसी की वजह से तो यहाँ बच रहे हैं। अगर बिना पुलिस फोर्स लिए युग खट्टर मंडी में भी चले जावा ना, तो किसान इसकी बबरे पैड लेंगे, एक थोपड़ी पर पटाखे लगेंगे जगह, अगर ये बिना फोर्स चले जावे। ऐसी होती हैं दोस्त। वो चोटी वाला देखा होगा आपने, एक स्टेप अप जी सर, आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते। उसने देखोगे आप, वो बड़ौदा उपचुनाव में जाकर जींद उपचुनाव का एग्जांपल देने लग रहा है। बेटी चौधरी उठाए हाईवे की वीडियो बना के कहने लग रहा है कि भाई बड़ौदा वाले देखो, जींद में उपचुनाव हुआ है, इधर जींद में विकास होया है। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। हमारे साथ में एक युवा साथी हैं विक्की धारीवाल, जिससे बात करांगे बड़ौदा उपचुनाव का बारे में। भाई का मन थोड़ा सा भाजपा के खिलाफ है, वो भी जानेंगे की कारणतः है, और भी सारी बातें करांगे, विश्लेषण करांगे। भाई की अच्छी नॉलेज है, तो इस वजह से भाई से बात करने की इच्छा होगी थी। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। और आपने एक बात कही कि मैं भाजपा का थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मैं भाजपा का थोड़ा सा खिलाफ नहीं हूँ, मैं भाजपा का पूरी तरह खिलाफ हूँ। कारण मेरा मानना ये है कि भाजपा का जो कमल है ना, वो कमल खिलता ही वही है जिसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं कीचड़ है। अच्छा। और जो भाजपा है वो राजनीति भी कीचड़ की करे। कीचड़ फेंकना, कीचड़ उछालना, किसी के चरित्र का हनन करना, किसी के को धर्म के नाम पर लड़ाना, किसी को जाति के नाम पर लड़ाना, किसी को गोत्र के नाम पर लड़ाना, ये गंदगी है। ये एक सामाजिक गंदगी है जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ती है, उसको गंदा करती है, और वहीं कमल खिलता है। इसलिए मैं खुल कर के कमल के निशान के खिलाफ हूँ, भाजपा के खिलाफ हूँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ, और सभी उन संघियों के खिलाफ हूँ जो इस नीति और इस रणनीति पर काम करते हैं। तो मैं आप तो पूछना चाहूँगा विक्की भाई साहब, जो बड़ौदा उपचुनाव चल रहा है इस टाइम पे, और जमा अपनी अपनी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, जीतने की कोशिश है। कांग्रेस है वो अपना दम पूरा दिखा रही है, भाजपा है वो अपना दम दिखा रही है, राजकुमार सैनी भी अपना दम दिखा रहे हैं, और इनेलो भी अपना दम दिखा रही है। लेकिन आपने यहाँ पे ऐसा कीचड़ वाली बात करी है, तो बड़ौदा में आपने क्या लगा है, ऐसा कुछ होने वाला है भाजपा? भाई साहब चुनाव है, दम तो सारे दिखाएंगे, लेकिन दम जो यहाँ चल रहा ना, वो तो जनता का चल रहा। बड़ौदा की जनता का दम चल रहा। बड़ौदा की जनता में कौन शामिल है? युवा शामिल है। बड़ौदा की जनता में किसान शामिल है। बड़ौदा की जनता में कर्मचारी शामिल है। बड़ौदा की जनता में युवा शामिल है। बड़ौदा की जनता में वो लोग शामिल हैं जो पीटीआई अध्यापक हैं, उनके परिवार शामिल हैं। किसका दम चल रहा? बीजेपी की सरकार है, उपचुनाव है, उपचुनाव सत्ता पक्ष की परीक्षा होती है। अब इस परीक्षा में अगर कोई जीतता, अगर किसी की जीत होनी चाहिए, तो वो बड़ौदा की जनता की होनी चाहिए, उन मुद्दों की होनी चाहिए, किसानों की होनी चाहिए, युवा रोजगार के मुद्दे की जीत होनी चाहिए, पीटीआई अध्यापकों के मुद्दे की जीत होनी चाहिए। क्योंकि मौका है, इतने इतने बड़े बड़े आंदोलनों हैं, पहले भी आंदोलनों हैं। जाट आंदोलन भी बीजेपी में होया था, किसान आंदोलन भी बीजेपी में होया है, कर्मचारी आंदोलन भी बीजेपी में हुए हैं, SC ST के एक्ट पर जो आंदोलन है वो भी बीजेपी में हुए हैं, उनके भी लठ लागे हैं, हर वर्ग का लठ लागे हैं। अगर वह मुद्दे भी इस उपचुनाव में नहीं जीते, तो भाई साहब ये लोकतंत्र की हार होगी, जनता की हार होगी। और मैं नहीं मानता कि इस उपचुनाव में जनता की हार होगी। अगर इसमें कोई भी दमखम अगर कोई दिखा रहा है, तो वो जनता दिखा रही है, जनता दिखावेगी, जनता ही जीतेगी, और बीजेपी की नाक काटेगी धरती में। एक और नहीं, आज देखो बड़ौदा में मुद्दे हैं, क्योंकि एक तो पहले था जो हाईलाइट होया है मुद्दा किसानों का था, जो मेन था, क्योंकि यहाँ पे सारा किसानों का है। किसानों का मुद्दा सिर्फ बड़ौदा का मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा पूरा देश का मुद्दा है, पूरे हरियाणा का मुद्दा है, पंजाब का मुद्दा है, हर राज्य का मुद्दा है, और हर जाति का मुद्दा है। सिर्फ एक बार आपने रोकना चाहूँगा, लेकिन वो तो मुद्दा पूरा देश का है, आप समझो हो भाई, आप भी बोलो हो, सारा देश बोला है। लेकिन जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो इसको मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं। भाजपा भी कह रही है कि हम किसानों की आय दुगनी कराएंगे, उन्होंने भी ये मुद्दा पकड़ रखा है, और दूसरी पार्टियां कह रही हैं हम किसानों के साथ में खड़े हैं। जी, भाजपा तो पता नहीं क्या क्या कहा भाई साहब,
भाजपा ने तो 15 लाख देने की बात भी करी थी, भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात भी कही थी, भाजपा ने तो ये भी कहा था कि हम भाईचारा बना कर रखेंगे। अभी खट्टर ने थोड़ी दिन पहले एक यात्रा निकाली थी जो इलेक्शनों से पूर्व निकाली थी, उसमें छत्तीस बिरादरी का भाईचारा की बात करी थी। कहाँ रह करके छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिए, देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। देश में इनती जो भी इनती बोलिया है ना, वो करया क्या है, एक बात आप बता दो। दूसरी बात आपने कहा कि भाई अन्य पार्टियां भी उठा रही हैं, अन्य पार्टियों का फर्ज बनता है उठाने का, क्योंकि जो विपक्ष होता है ना वो जनता की आवाज़ होता है। विपक्ष का काम ही यही होता है कि सत्ता पक्ष को जनता की बातें बताना, सदन में जाकर जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो बात है, जनता के जो भी इश्यूज हैं उनको सरकार के सामने रखना। और विपक्ष बखूबी इसका काम कर भी रहा है, चाहे वो उसमें इनेलो आ गई, चाहे उसमें वो कांग्रेस आ गई, ठीक है, चाहे उसमें वो अन्य दल आ गए, कोई भी आज़ाद विधायक है या कोई एमपी है, सब अपनी बातें रख रहे हैं। विपक्ष बखूबी किसानों के साथ है, विपक्ष युवाओं के साथ है, बेरोजगार युवाओं के साथ है, कर्मचारियों के साथ है। जिसके साथ भी बीजेपी की सरकार ने गलत किया, विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है और लोगों ने भी आज विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बड़ौदा की जनता से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपके पास सबसे बढ़िया मौका है, आज आप विपक्ष का साथ दे दो। विपक्ष ने जैसे आपका साथ हर मुद्दे पर दिया है। तो एक बात और मैं विकी भाई साहब आप तक थोड़ा सा कंसल्ट करना चाहूँगा। बीजेपी का जो मैंने अपना भी है वो तो उप मुख्यमंत्री लगा लो या फिर मुख्यमंत्री लगा लो, तो वो कह रहा है कि बाकी पार्टियां जातिवाद पे राजनीति करती हैं जबकि भाजपा नहीं करती। तो आप ना बड़ौदा के अंदर क्या लगा है? ये बात किसने कही? जो ये मुख्यमंत्री हैं अपने मनोहर लाल जी ने कही है बात। आपने पहले कहा था उप मुख्यमंत्री। अगर उप मुख्यमंत्री ये बात कहता है कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति नहीं करती तो उसके मुंह पर थूक देना चाहिए इंसान को, जिसके सामने वो ये बात कह रहा है। क्योंकि वही वो आदमी है जिसने ये बात कह के 10 सीट ले ली कि भाई भाजपा तो जाति पाति की राजनीति करती है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खराब कर दिया, जाटों के बालकों पर केस कर दिया, 35-1 का नारा बीजेपी ने दे दिया एक सांसद, क्योंकि बीजेपी का था। अब ये बात वो कह के 10 सीट लेके अगर वो ये इंसान अगर ये बात कह रहा है ना आज की डेट में, तो उसके ऊपर थूकना बनता है भाई साहब। हर युवा को उससे सवाल लेना चाहिए, उससे जवाब लेना चाहिए इस बात का कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं। और बाकी उसका जमीर बिक चुका है, वो ये बातें कह भी सका है। बात रही मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कोई जननेता नहीं है। मुख्यमंत्री एक संघ का रसोइया था, उस संघ के रसोइये को उठाकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और वो प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी शख्सियत है जिसने बागाड़ा ने कभी भी किसी भी आम आदमी की बातों को नहीं सुनी कभी आज तक। आप तो जर्नलिस्ट हो, आपने हर वर्ग की आवाज़ें आप सुनते हो, कोई भी छोटा तबका से भी अगर कोई अपने पीड़ित आदमी अपनी बात बताना चाहो तो आप उसकी बातें सुनते हो। आज तक क्या आपने कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी पत्रकार वार्ता या जहाँ भी आपने देखा हो कि फेस टू फेस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसी भी आम जनमानस से बात करी हो? नहीं हो सकता। किसी भी कोई भी आंदोलनकारी गया है तो उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। पहली बात, उसके मंत्री संतरी ने भेज दिया है जिनकी कदे चलिए को नहीं, जिनका कहना था कोई FIR रद्द नहीं होती, जिनके कहने से किसी का चलान तक नहीं रुकता, उन लोगों को बातचीत करने के लिए भेज दिया है, जस्ट एन फॉर्मेलिटी, ठीक है। लेकिन जो असल बात है ना दोस्त, मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर का कहना कलरक है। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कलरक है, क्लैरिकल काम हेतु हरियाणा की सत्ता पर बिठाया गया है, वहाँ से बातें चलती हैं। और उस आदमी को, जो केंद्र में वो आदमी बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उसको हरियाणा और पंजाब की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसने ऑलरेडी सोच रखा है कि हरियाणा पंजाब की राजनीति को बाय साइड करके ये जो भौंक रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं बोलने दो, जो अपनी सत्ता चल रही है उसको चलाने दो। और जनता मूर्ख है भाई, इनको चलाने दे रही है आज तक। जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए, जनता को इनको मौका है, चुनाव आते ही इनका छित्र मारने चाहिए, जूत मारने चाहिए, इनको दबाना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि भाई आपने जनता की बातें अगर नहीं मानी तो बिना कोई जननेता बने हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्योंकि हरियाणा प्रदेश भाईचारे का प्रदेश है और हरियाणा प्रदेश में राजनीति उसी की चलती है जो कोई जननेता होता है। तो एक बात और है विक्की भाई, उरे देखा तो भाजपा ने एक ब्राह्मण को दिया है और एक प्लेयर भी है, क्योंकि एक स्टार खिलाड़ी है, साथ में कास्ट की अलग तय देखा तो ना जाट नॉन जाट का। अभी आपके मुंह पे आ गई सवाल, आपके मुंह पे ये सवाल आ गया। भाजपा तो भाई साहब पत्रकारों के बीच में बैठ कर बात कहती है कि भाई जाति पाति के समीकरण बिठा कर ही टिकटें दी जाती हैं।
सरेआम कहती है पत्रकार वार्ता के बीच में, पत्रकार साथियों के बीच में बातचीत करते वक्त कहती है कि वे तो जाति पाति के समीकरण बैठा के ही तो उम्मीदवार बनाया जाता है और ये जाति पाति के समीकरणों में फिट बैठता वो उम्मीदवार है। शर्म आनी चाहिए यार। कहाँ है वो इलेक्शन कमीशन, कहाँ है? मतलब अगर कोई बुद्धिजीवी आदमी होगा ना, वो नेचुरली समझ रहा है यार कि बीजेपी ने हमेशा ही जातिवाद की राजनीति करी है, धर्मवाद की राजनीति करी है, राष्ट्रवाद के मुद्दे चक्का आजा हैं। जबकि बड़ौदा के तो बड़ौदा के मुद्दे होने चाहिए ना, हरियाणा के तो हरियाणा खुद के मुद्दे हैं ना, राष्ट्र के मुद्दे हैं तो हमने राष्ट्र में सरकार बना रखी है। लेकिन जब अगर बड़ौदा में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर योगेश्वर दत्त वोट मांगने आओ तो उससे शर्म की बात हो ही नहीं सकती कुछ। बड़ौदा की बात करो, बड़ौदा में जब योगेश्वर दत्त हरियाणा का है, जब हरियाणा के किसानों को पीपली में पिटाया जा रहा था तो ये राष्ट्रवादी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, जिसको आप खिलाड़ी बता कर आप पेश कर रहे हो, इस आदमी का मुंह तक 2 शब्द नहीं निकले निंदा करने के लिए, खुद की सरकार की निंदा करने के लिए, उस लाठीचार्ज की निंदा करने के लिए। किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। कंगना रनावत का छज्जा टूट गया, इस आदमी ने जाकर ट्वीट ठोक दिया। आज तक आप बैक हिस्ट्री में जाकर देख लो, इसका एक भी ट्वीट अगर आप दिखाई दो नहीं तो भाई साहब मैं आपका जवाब दे हूँ। एक और है विकी भाई साहब, ये भी देखें तो पीटीआई टीचर वो कर रहे हैं, आज भी पूरी फोर्स लगा रखी है कि भाई इनको ना घुसने दिया जाए, विरोध ना करने दिया जाए। तो लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेवार हैं जिसने लगाए थे ये, और आम इसके जिम्मेवार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक तरफ सांत्वना भी दी गई है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैटर क्या चल रहा है। दोस्त जो पुलिस फोर्स है ना, उसी की वजह से तो यहाँ बच रहे हैं। अगर बिना पुलिस फोर्स लिए युग खट्टर मंडी में भी चले जावा ना तो किसान इसकी बबरे पैड लेंगे, एक थोपड़ी पर पटाखे लगेंगे जगह। अगर ये बिना फोर्स चले जावा है, इसका बिना फोर्स एक भी मंत्री नहीं जानता। इसी बड़ौदा की बात करते हैं जी, जहां उपचुनाव चल रहे हैं, इसी बड़ौदा में इसके मंत्री जेपी दलाल को घेरा था लोगों ने, पुलिस की सिक्योरिटी की वजह से निकल के चले गया। 1 घंटा कल भी वीडियो वायरल हुई है उसकी। भाई वो तो यार पीटीआई अध्यापक बेचारे ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को गोली मार दो जी। अरे यार डेली वेज पे ले आएंगे उन आदमियों को, जिन आदमियों ने 70-70 लाख रुपए के होम लोन ले रखे हैं, सेक्टर में कोठी ले रखी थी क्योंकि वो टीचर लग रहे थे, उनकी तनख्वाह 42-43 हज़ार थी। आज मैं डेली वेज पर काम करेंगे यार, उससे शर्मिंदगी की बात क्या उसका है। और अगर इनसे जवाब मांगने जाओ तो इनके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकल दे। अगर वो ये कह रहे थे वो, अगर आप हमारे को जवाब नहीं दे सकते तो आप हमारे को गोली दे दो, गोली देकर मार दो जी। माने यार नौकरी डेली वेज की नौकरी नहीं चाहिए। क्या करे, ढकोसला था एक पीटीआई अध्यापकों का मुद्दा अगर मारा था, जेपी दलाल का घेराव हो गया था, मुद्दा बन गया था, इनती लड़ना था तो चुनाव बड़ौदा में आना था, जनता के बीच में जवाबदेही बनती थी। तो इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया कि भाई आपको हम एडजस्ट कर देंगे विभाग में एडजस्ट करने की जब बात आई तो फॉर्म जो भी एप्लीकेशन निकले, जो भी पोर्टल खुले तो उसमें लिख के था डेली वेज पे है। और जब डेली वेज का मतलब ये होता है जब भी कोई परमानेंट वैकेंसी आ जाएगी उसी वक्त आपको हटा दिया जाएगा। मतलब क्या है यार, इस बात का दिहाड़ी पर रखेंगे इन टीचरों को। वेल क्वालिफाइड टीचर हैं यार। वो व्यवस्था में कमियां थी, वो पिछली सरकारों ने अगर कोई व्यवस्था में कमियां छोड़ी थी तो उनको सुधार के इन्होंने कर लिया। जेबीटी को नहीं इन्होंने एडजस्ट किया था क्या? 2011 के जेबीटी टीचर्स को 2013 वाली भर्ती को बाद में 2015 में जब पूरा किया था तो इनकी ऐसे एडजस्ट किया था, कुछ कमी पेशियां थी उनको दाएं बाएं करके एडजस्ट करके बात खत्म कर दी थी। कर्मचारियों के अधिकारों को देखते हुए कर दी थी खत्म, अभी कर सकें, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये डेली वेज पर दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं पीटीआई अध्यापकों को। ये मुद्दा है भाई, इसको मुद्दे तो यही हैं दोस्त। पीटीआई अध्यापक का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मुद्दे इन्हीं पर ही इलेक्शन होना चाहिए। मैं बड़ौदा की जनता से अपील भी करता हूं कि इलेक्शन होना चाहिए बेरोजगारी पे, किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज पे, कृषि के 3 काले कानूनों पे। ये जो मुद्दे हैं ना, ऐसे जेन्युइन मुद्दे, इन पर ही चुनाव होना चाहिए। जाति पाति तो बीजेपी का हथियार है। जाति पाति के चक्कर में ना कोई बढ़ियो, ना कोई धर्मवाद का में बढ़ियो, ना कोई राष्ट्रवाद का में बढ़ियो। लोकल मुद्दे पर रहना चाहिए। और विकी भाई एक बात और अभी हाईलाइट हुई थी, जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हुई थी, जो ट्वीट बाहर आया था, तो उसके बाद में योगेश्वर दत्त का भी बयान था कि मैं आज भी उस मेरे ट्वीट पर कायम हूँ आरक्षण का मामला में। तो इसका पाछा का क्या कुछ है? इसने एक आरक्षण पर एक ट्वीट किया था कि जो ये आरक्षण की व्यवस्था है ना, इसका कहीं ना कहीं अंत होना जरूरी है। इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाना चाहिए। इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। वो तो आरक्षित वर्ग को पता ना इसका कितना लाभ मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। वो तो एससी को पता है कि उसने आरक्षण का कितना लाभ मिल रहा है। और वो एससी को ही देखना है कि भाई जो योगेश्वर दत्त उम्मीदवार है ना, ये आपके आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। वो तो एससी ने देखना है कि भाई आप कोई इस आदमी को चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, इस आदमी को संवैधानिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अभी इनके पास एससी के पास भी मौका है, ओबीसी के पास भी मौका है। इनसे जवाब तलब करें, इनसे पूछें कि भाई साहब आपने ये ट्वीट किया था
क्या अगर आप भविष्य में कभी भी राजनीति में सफल होगे, जबकि होने वाले नहीं है, बड़ौदा की जनता समझदार है, होने वाले नहीं है, जीतेंगे नहीं। यहाँ पे जीतेगा विपक्षी, कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई मौका है, मौके पर सवाल तलब करें, जवाब लें, इनसे पूछें कि भाई आप हमारे रक्षण के विरोध में हो तो आप हमारे घर पर वोट मांगने कैसे आ गए। तो मैं विक्की भाई साहब आपकी इस बात पर एक बात उठाऊँ हूँ, भाई भाजपा नहीं जीतेगी, जीतेगी कांग्रेस या एमएलए जो भी है। तो कल का एग्जिट पोल है, कुछ जो सोशल मीडिया हैंडल निकाला है, जिसमें कांग्रेस का ग्राफ करीबन 10% डाउन कर दिया गया और बीजेपी का थोड़ा सा अपर कर दिया गया। तो इस हिसाब से अगर ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा तो वो दिन भी नज़दीक है भाई जब भाजपा को जीता दिखाया होगा और आपके उम्मीदों पर पानी भी फिर जाए, क्योंकि आप जो विरोधी हो। तो इसका पाछा के कारण है यू ग्राफ। भाई साहब जो यू ग्राफ की बात आपने करी एग्जिट पोल की, किसने दिया है? तो कुछ सोशल मीडिया हैंडल थे जो यूट्यूब वाले थे। यूट्यूब वाले था तो मैं 10-11 हज़ार रुपये मैं दे दूँ, यूट्यूब वाले तो मैंने उरे बैठे ने सरपंच बना देंगे। यूट्यूब वाले तो भाई साहब तिन्ने भी मुख्यमंत्री बना देंगे। तो 2-4 लाख रुपए फंकना हो, ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है गरीब आदमी है, बालू इंदुराज बालू गरीब आदमी है, पर न एक पार्टी है जिसके पास सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है। 10-10 मंत्री आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, MP आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। अब उनके पास पैसा इतना है कि भाई कितने मर्जी फेंक दे। अब उनके लिए एग्जिट पोल को ऊपर नीचे करना कितने की बड़ी बात है। एग्जिट पोल पर जा रही थी तो 75 पार का नारा दिया था, आई कि 40, वही यहाँ बनागा। अभी यहाँ तो कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं दोस्त हरियाणा में जिनको पैसा दो तमाशा देखो। अब जमा ला ले एग्जिट पोल की मैं बात बताऊँ, मैंने खरी न्यूज़ वाला को चैनल देखा था, खरी न्यूज़ वाला, उसने 15 दिन तक राग पीट कर रखे, एक महीना तक राग पीट कर रखे कि भाई कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। तो इबो राग पीटने लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। 110% शर्त लगा के कहूँ तो उसका गला बातचीत करके देख ले, बीजेपी का आदमी पाओगा, बीजेपी ऑफिस में बैठे पाओगा। कहीं ना कहीं बातें ऐसी होती हैं दोस्त। वो चोटी वाला देखा होगा आपने, एक स्टेप अप जी सर, आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते। उसने देखोगे आप, वो बड़ौदा उपचुनाव में जाकर जींद उपचुनाव का एग्जांपल देने लग रहा है, बेटी चौधरी है, हाईवे की वीडियो बना के कहने लग रहा है कि भाई बड़ौदा वाले देखो जींद में उपचुनाव हुआ है, इधर जींद में विकास होया है। जबकि विकास की पोल उस दिन खुलेगी जब वो बारिश आई, सारा जींद पानी में जलमग्न था, सड़कें टूटी पड़ी थी, तब पता चल गया जींद का उपचुनाव के बाद जींद के विकास का पता लग गया लोगों ने। तो ऐसे लोगों के एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं कर सकते और जनता करेगी भी नहीं। सबको पता है कि बिकाऊ सौदा है, बिकाऊ सौदा पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप के समझो हो बड़ौदा के अंदर मतलब किस तरह का माहौल पैदा होगा और किस तरह का नतीजे निकल गए? भाई बड़ौदा में मुद्दे जीतेंगे। बड़ौदा में किसान का मुद्दा जीतेगा, किसान जीतेंगे। बड़ौदा में युवा का बेरोजगारी का मुद्दा जीतेगा, युवा जीतेंगे। बड़ौदा में नारी सशक्तिकरण जीतेगा। बड़ौदा में भाई साहब बुजुर्गों की जो पेंशन के जो नारे थे ना, वह 5100 वाले हुए हैं, जीतेंगे कि भाई आज 2100 रुपये की पेंशन लेने के वास्ते, 2250 की पेंशन लेने के वास्ते भी उन्होंने 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है बुजुर्गों को। गांव में पेंशन की व्यवस्था नहीं है इस सरकार में, कहते हैं भाई बैंक से लेके आओ, वो जीतेंगे। जो अन्य जो मुद्दे हैं ना, लोकल मुद्दे हैं, वो जीतेंगे। इनकी कोई जातीय समीकरण नहीं जीतने वाले, यहाँ कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं जीतने वाला, जो झूठ बोल कर कुछ भी शुरू कर दे हैं, वो नहीं जीतने वाले। भाई यहाँ आम आदमी का मुद्दा जीतेगा, यहाँ किसान जीतेगा, युवा जीतेगा, बेरोजगार जीतेंगे, यहाँ PTI अध्यापक जीतेंगे। जिसके ऊपर भी शोषण होया है, वो हर शोषित आदमी, हर शोषित वर्ग इस उपचुनाव में बीजेपी के मुँह पर थपेड़ा मारेगा और बीजेपी को बतावागा कि भाई जन आवाज़ क्या होती है, जनमत क्या होती है। धन्यवाद विक्की भाई। तो आपने जाने विचार अपना किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई किसी पार्टी विशेष की प्रमोशन के लिए आप वीडियो बनाने लग रहे हैं। भाई के विचार थे वो मैंने आप तो पहले बताया था, भाई का मन में कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति खटास थी, वो आपने सुन भी ली है। आपका मन में इस बारे में विचार जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।